अब हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, वो है केयर ऑफ पेशेंट। ज़्यादातर कोरोना पेशेंट्स एसिम्प्टोमेटिक होते हैं या माइल्ड बीमारी होती है, तो ऐसे मरीज़ों को ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहाँ पे खुली हवा हो, ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा मिलती, पेड़ पौधे हरे भरे खूब अच्छे से वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई है, ठीक है। ऐसा नहीं कहीं बेसमेंट में नीचे कहीं बना हुआ है वहाँ पे ऑलरेडी ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वहाँ पे नहीं रखना है उसको। थोड़ा सा खिड़की खोल के, एसी है तो उसमें हमें एग्जॉस्ट फैन चाहिए जो एयर सर्कुलेशन, एयर चेंज करता है। इसके अलावा अगर सांस में दिक्कत आनी शुरू हो गई, कहते हैं ना कि 10 तक गिनने तक वो सांस नहीं रोक पाते हैं, एयर हंगर महसूस होने लगती है, सांस तेज चलने लगती है। जब हम ऐसे सांस ले रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो हमारे जो यहाँ क्या मूवमेंट है ये पता नहीं चल रहा। होता क्या है कि जब सांस लेने में तकलीफ़ होती है तो कुछ और मसल्स एक्शन में आ जाती हैं। जो मेन मसल्स होती हैं वो फिर सफिशिएंटली काम नहीं करती। मेन मसल्स कौन सी हैं? डायफ्राम है और यहाँ पसली की जो मसल्स हैं। तो इनसे जो सांस आ रही है उसका यूजुअली ज़्यादा आप लोगों को पता भी नहीं लगेगा, महसूस में, यहाँ ऑटोमेटिक चलता रह रहा है, सांस का काम अपना चल रहा है। सांस का पता कब लगना शुरू होता है? जब आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ मूवमेंट शुरू हुआ, यहाँ पे शुरू हुआ, इससे पता लग जाता है कि ये इसको एयर हंगर हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अगर मैं इतनी तेज़ी से सांस लूँगा तो आप देखेंगे कि एक्चुअली मुझे एक तरह से हाइपर वेंटिलेशन हो जाता है। तो ऐसे में हमें सांस जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। तो अगर हमें कोई ऑक्सीजन की सुविधा मिल जाती है तो ऐसे मरीज़ को बहुत जल्दी कंफर्ट मिल जाएगा और बीमारी आगे बढ़ने में स्लो भी हो सकती है। तो ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम कि बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया और अब उसको हॉस्पिटल में ही भेजना है, तो ऐसे मरीज़ के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले एम्बुलेंस को कॉल करेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञान ही दूँगा हर बार। एम्बुलेंस का नंबर आपको याद होना चाहिए, 102। और फिर अगर बाई चांस डेथ हो जाती है तब फिर आपको CPR आना चाहिए, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, दिल और सांस का वापस लाना। तो अब हम इस बॉडी पे इस एक्टिविटी को करेंगे। पेशेंट है या कोई भी इन्फेक्टेड पेशेंट है और उसका लगता है कि वो बेहोश है और उसको CPR देने की ज़रूरत है, तो हमें सबसे पहले अपने को प्रोटेक्ट करना है। या तो हमें ग्लव्स पहनने हैं, और अगर ग्लव्स नहीं होंगे तो हम आसपास में कोई भी पॉलीथीन पड़ी होगी उसको ग्लव्स की तरह पहन सकते हैं। फ़िलहाल हमारे पास क्योंकि ग्लव्स हैं तो हम ग्लव्स का अरेंजमेंट कर लेते हैं। मास्क पहनेंगे अपना अच्छे से, मास्क को पोजीशन में रखेंगे और फिर हम डिसइंफेक्ट करेंगे। फेस को बचा के, ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि ये सांस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। यहाँ से मूवमेंट से पता लगेगा कि सांस आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं होगा तो यहाँ से हम महसूस कर सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे बाल होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। इसको अगर हम नाक पे, मुंह पे लगा के देखेंगे तो आइडिया हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, गले पे देखेंगे, हार्ट की धड़कन देखने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो हम यहाँ पे एक पल्स होती है गर्दन पे दोनों तरफ, अपने भी आप टच करके देखिए, आपको पता लगेगा। तो अगर वो पल्स चल रही है तो दिल चल रहा है, और अगर पल्स नहीं चल रही है तो आपको CPR शुरू करना है इमीडिएटली।
छाती की जो ये हड्डी होती है जिस पे पसली आँखें मिलती हैं, इसको स्टर्नम बोलते हैं। तो स्टर्नम पे ही क्योंकि बहुत मजबूती होती है और यहाँ पे इसके नीचे दिल का बड़ा हिस्सा इसके नीचे होता है। और दिल एक ऐसी मशीन है जो इसका काम करने का तरीका बहुत सिंपल है। एक थैले की तरह से है कि जब वो जैसे पिचकारी होती है, अगर ऐसे दबाओ तो ब्लड ऊपर निकलेगा, जब ढीला करेंगे तो उसके अंदर ब्लड भर जाएगा, फिर दबा देंगे तो फिर ऊपर निकल जाएगा। तो नॉर्मली पूरी ज़िंदगी वो चलता रहता है नॉन स्टॉप, लेकिन अगर वो बंद हो जाता है तो इसके जो वॉल्व हैं और जिस इसकी स्ट्रक्चर है, इसका लाभ उठा के हम बड़े अच्छे से पूरे बॉडी को ब्लड सर्कुलेट करा सकते हैं। और बॉडी में सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रेन होता है, जिसको ब्लड सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है और जिसकी डेथ सबसे पहले हो जाती है। तो हम यहाँ पे इस तरह से स्टर्नम पे मैंने बताया, निप्पल्स के बीच में यहाँ पे हमें अपनी हथेली रखनी है अच्छी मजबूती से, पैर ठीक से रखना है, घुटना टिका के, जिससे बैलेंस ख़राब ना हो, और हमें सफिशेंटली दबाना है। करीब 3 से 5 सेंटीमीटर छाती दब जानी चाहिए और हमें 1 मिनट में 100 बार ये पुश देने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अगर हमारे पास अम्बू बैग उपलब्ध है तो हम उसका प्रयोग CPR देते देते उसके साथ कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि पहले हम ये देख लें कि मुंह में कुछ फंसा तो नहीं है। मुंह में कोई भी चीज़ अगर अटकी हुई है तो उसको हमें क्लीन करने की ज़रूरत है। पहले ग्लव्स पहने हैं तो हम आसानी से उंगली डाल के क्लीन कर सकते हैं। जीभ हो सकता है पलटी हुई हो तो उसको सही पोजीशन में ले आएं और फिर हम अपना CPR भी करें, और अगर हम अम्बू बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो हम उसका इस्तेमाल करें। हाँ, उल्टी होगी उसको? हाँ बिल्कुल, ये देखना है कि कोई उल्टी ना हो रही हो, झाग बहुत ज़्यादा ना हो, वरना क्या होगा कि वो लंग में वापस चले जाए, तो जो आप बचाने की कोशिश कर रहे हो उसका और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। दूसरा क्या है कि अगर ये गर्दन में इंजरी ना हो रही हो, ऐसा ना हो कि गर्दन जैसे एक्सीडेंट हो गया है तो गर्दन में फ्रैक्चर है या जो बोन है उसमें फ्रैक्चर है, अगर वो नहीं है तो फिर एक हम रिकवरी पोजीशन बोलते हैं, जिसमें हम साइड में लिटा के अच्छे से सफाई कर सकते हैं। अगर इंजरी की हिस्ट्री नहीं है तो ठीक है, उसमें पैर इस तरह से होता है आगे को करके, और इसे हम रिकवरी पोजीशन बोलते हैं। मैं सही पोजीशन बताऊंगा पर्सनली लेट, और इसमें हम CPR इसी तरीके से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे कि क्या दिल वापस तो नहीं आ गया। अगर आ गया है तो फिर हम रुक सकते हैं, नहीं तो हमें कंटिन्यू करना है जब तक एम्बुलेंस नहीं आती या हम हॉस्पिटल में पहुंचा देते हैं। ये अम्बू बैग है, अच्छी फर्स्ट एड किट्स में ये अवेलेबल होना चाहिए। इसमें क्या है कि आप इस बैग के ज़रिए बहुत इफ़ेक्टिवली ब्रीदिंग दे सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें एक तो मास्क है आगे, एक ये बैग है और इसमें वॉल्व्स हैं, इसलिए इसको BVM भी बोलते हैं, बैग वॉल्व एंड मास्क। इसको नाक और मुंह पे लगा के अच्छे से, अगर
रेस्पिरेटरी पैसेज बिल्कुल साफ है, तो हम इस तरह से देख रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है। तो ये 1 मिनट में 12 से 14 बार तक दे सकते हैं। और जब CPR कर रहे होते हैं तब, क्योंकि ज़्यादा ध्यान कार्डियक उस पर रहना चाहिए, इसको भी यूज़ करके दूसरा व्यक्ति, मेरे ख्याल से आ जाता है। एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। तो ये देख, मतलब हर 8 या 10 बार कार्डियक कंप्रेशन देने के बाद ये एक बार दे सकते हैं, ठीक है। तो इससे चांसेस अच्छे हो जाते हैं सर्वाइव करने के। 3, 4, 6, 7, 8, 9। जरा वॉच में देखिए, सही कर रहे हैं। पहले रेस्पिरेशन देखो ठीक से जा रहा है कि नहीं जा रहा। खट की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। यह माउथ टू माउथ एक्चुअली प्रैक्टिकल नहीं होता था, देना बड़ा मुश्किल होता है। खासतौर से जो इंजरी वाले केसेस होते हैं जिसमें कोई इन्फेक्शन ना हो। कोरोना के पेशेंट का तो ऑर्गन्स कोई नहीं लेगा, लेकिन जो जिसको इंजरी हो गई है और सपोज़ उसका सब कुछ चला गया है, तो भी उसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। और ये कोशिश करनी चाहिए जब तक हॉस्पिटल जाए तब तक उसका रेस्पिरेशन चलता रहे, उसको कार्डियक मूवमेंट चलता रहे, जिससे हॉस्पिटल में जाके ऑर्गन्स रिट्रीव किए जा सके। कंपैशन की बहुत बड़ा डिमांड है। इवन डेड बॉडी इज़ वर्थ सो मैनी लाइफ्स। एक बॉडी भी अगर हम प्रॉपरली हार्वेस्ट कर लिया हमने ऑर्गन्स, तो एक हार्ट मिल जाएगा, एक लीवर से कई लीवर्स ट्रांसप्लांट हो सकते, 2-3 लीवर ट्रांसप्लांट हो सकते हैं। ऐसे 2 किडनी मिल गई, 2 आँखें मिल गई। ये पूरी कोशिश होनी चाहिए कि कोई भी एक्सीडेंट हो उसके तुरंत बाद उसको जाने नहीं देना है बिना हॉस्पिटल में पहुंचाए हुए। इन केस कुछ भी सुविधा मौजूद नहीं है और या डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि निमोनिया है इसको और इसको वेंटिलेटर पे लगाने की ज़रूरत है, लेकिन वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे? तो वो डॉक्टर आपको सिखा सकते हैं अम्बू बैग से किसी वेंटिलेटर जिसको ज़रूरत है उस मरीज़ को काफ़ी समय तक ज़िंदा रखा जा सकता है। यहाँ तक कि अगर हम बारी बारी से इसको करते रहें तो 2-3 दिन तक भी, जब तक वो हील होके अपने पैरों पे ना खड़ा हो जाए, अपने आप सांस लेना ना शुरू कर दे, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। जैसे पुराने ज़माने में पंखा झेला करते थे, ऐसे हम वेंटिलेटर का रिप्लेसमेंट अम्बू बैग से कर सकते हैं। लेकिन वो डॉक्टर और नर्सेस की देखभाल में अगर हो तो तभी किया जाना चाहिए। ये अपने से हमें नहीं करना है, जब तक कि डॉक्टर ना बताए तब तक हमें नहीं करना है। अम्बू बैग का एक नुकसान ये है कि अगर ये ज़बरदस्ती किया जाए तो पेशेंट को इंजरी हो सकती है। तो एक डॉक्टर की निगरानी में अगर ये किया जाता है तो लाइफ सेविंग इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। तो एक तो मुंह में कोई भी फ्रॉथिंग या बहुत ज़्यादा उल्टी हुई हो या कोई रुकावट हो तो वो नहीं होनी चाहिए। मैं लेट जाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। एक तो 2-3 चीज़ें मैं आपको लेट के बताऊँगा। एक तो रिकवरी पोजीशन में बताऊँगा। रिकवरी पोजीशन इस पोजीशन को कहते हैं। तो रिकवरी पोजीशन में ये पैर यहाँ पे होता है और आराम से पेशेंट, उसके मुंह में जो कुछ भी होगा वो नीचे गिर जाएगा।
अपने आप बिना हमारे कुछ हाँ, बिना कोई ग्रेविटी से हो जाएगा। लेकिन रिकवरी पोजीशन में लाने के लिए अगर इंजरी की कोई भी संभावना है कि इसको चोट लगी है, पेशेंट गिर गया है या रोड साइड एक्सीडेंट है, तो रिकवरी पोजीशन पे करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो रिस्की हो सकता है, वो उसको हमेशा के लिए पैरालाइज कर सकता है। लेकिन अगर ये पक्का है कि इसको कोई इंजरी नहीं है तो वेट करने के लिए ये पोजीशन सबसे अच्छी है, क्योंकि जब इस पोजीशन में होते हैं और ऐसे में उल्टी हो जाती है तो सारा का सारा चोक होगा। वोमिटस सांस के जरिए फेफड़ों में जा सकता है। लेकिन अगर रिकवरी पोजीशन में है तो वो वॉमिटिंग अपने आप निकलती चली जाएगी। तो और इवन अगर ब्लीडिंग भी हो रही है वो भी इस पोजीशन से निकल जाती है। अब हम बात करते हैं निमोनिया की स्थिति में, और डॉक्टर बताते हैं कि अब इस मरीज़ को हमें आम्बू बैग से हवा देनी है। मैं एक जीवित मरीज़ का एक्टिंग कर रहा हूँ जो बेहोश है और जिसको निमोनिया हो रखा है, उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत है। अभी वेंटिलेटर खाली नहीं है, तो उसकी जगह पेशेंट को डॉक्टर की निगरानी में कैसे अम्बू बैग से जीवित रखा जा सकता है वॉलंटियर्स के द्वारा, कम्युनिटी वॉलंटियर्स के द्वारा, वो दिखाने की और वो सीखने की कोशिश है कि मेरी एक लय है सांस लेने की। जब मैं सांस अंदर लेता हूँ तो अभी मैं अंदर लूँगा तो देखिए क्या मूवमेंट होता है। अब मैं बाहर छोड़ता हूँ, अंदर बाहर, अंदर बाहर। तो जब फूल रहा है तब मैं सांस अंदर ले रहा हूँ, और जब मैं सांस छोड़ रहा हूँ तो बाहर ले रहा हूँ। तो अगर जिस समय मैं सांस अंदर ले रहा हूँ उस समय अगर आप पुश करोगे और मेरी सांस के मुताबिक पुश करोगे तो मुझे आराम मिलेगा। लेकिन जब मैं सांस छोड़ रहा हूँ तब अगर आप पुश करोगे तो मुझे तकलीफ होगी। तो राजेश आप आ जाओ और मेरे मुंह पे इसको अच्छे से लगा दो। झटका नहीं देना जल्दी, ऐसा इस तरह से लगाओ। लेकिन पूरा दबाना है, पूरा मतलब दबाना, पूरा पूरा नीचे तक। पूरी एयर जानी चाहिए। ये नहीं कि बस जितना मेरा सांस जा रहा है उतना ही, इससे आगे का सांस इससे आना है। इसके साथ छोड़ना। जिंदा पेशेंट के साथ उसकी मूवमेंट के साथ आपको और असिस्ट करना है। उसके हिसाब से असिस्टेड रेस्पिरेशन है ये। अब क्या होगा? इसमें बहुत अच्छी बात आपने ये नोट की होगी कि बहुत थकान नहीं होती है सांस देने वाले को, तो वो 15-20 मिनट तो आराम से एक स्ट्रेच में दे सकता है। तो बारी बारी से अगर 8-10 लोग हैं तो जैसे कंधा लगाते हैं या पंखा करते हैं, पंखा झेलते हैं, तो किसी मरीज़ को वेंटिलेशन के बिना उस समय अगर आपको देखा होगा कि सीखना भी बहुत मुश्किल नहीं है ना। और मुझे भी बहुत कंफर्टेबल लगा है जब आप सांस दे रहे थे। तो मुझे रात को मैं कई बार सोने के लिए मुझे CPAP लगाना पड़ता है, क्योंकि मेरे को स्लीप एपनिया की तकलीफ है। तो
उससे मुझे बड़ा आराम मिलता है। तो ऐसा ही लग रहा था मुझे, आप लोगों से कराते हुए ऐसा लग रहा था कि मुझे सांस लेने के लिए तो बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।